नमस्कार दोस्तों। एक बात आपको अच्छे से पता है कि यूपीएससी प्री में दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। जो फर्स्ट पेपर है उसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको पता है। सेकंड पेपर को हम सीसेट कहते हैं और इसमें मोटे तौर पर 3 सेक्शन से प्रश्न आते हैं। एक होता है कम्प्रीहेंशन, एक होता है मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग। लेकिन आजकल ना पिछले कुछ सालों में, आजकल नहीं, पिछले कुछ सालों से सीसेट निकालना पहले से ज़्यादा कठिन, पहले से ज़्यादा जटिल हो गया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग के आधार पर ही निकाला जा सकता है, पहले निकाल भी रहे थे, उनके लिए भी दिक्कत हो गई है। और बचा क्या है? एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है कि इन दोनों के साथ, मैथ और रीजनिंग के साथ अगर आपने कम्प्रीहेंशन पे काम नहीं किया तो सीसेट निकालना लगभग असंभव है। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को ये कम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन बहुत कठिन लगता है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसको हल कैसे करें। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इसे समझ लिया तो लगभग सारे प्रश्न आपके कम्प्रीहेंशन के सही होंगे, बिना किसी दिक्कत के, और बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए आप कम्प्रीहेंशन के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 25 से लेकर के 30 प्रश्न हर साल यहाँ से आते हैं। 25 से 30। एक प्रश्न कितने का है? एक प्रश्न है 2.5 नंबर का। और आपको कितने प्रश्न सही करने हैं? लगभग 27 क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, माइनस मार्किंग करने के बाद आपके सही हो जाते हैं। 66 नंबर से ज़्यादा लेके आइए, आपके उतने सही हो गए जितने में आप सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है। आज इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अच्छे से इत्मीनान से समझिए और आराम से सीसेट निकालिए, ठीक? आप देखिए, 3 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा है कि हम समझ लें कि किस तरह से प्रश्न आता है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि कम्प्रीहेंशन में जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो क्या ध्यान में रखना है। और तीसरा जो है, जब आप विकल्प पढ़ रहे हैं, आंसर देना है, उस समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। आसानी से आप सीसेट जो है क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, कम्प्रीहेंशन का मतलब सीधा सा ये है, परिच्छेद बोलते हैं इसको। कुछ लाइनें दी गई हैं आपको, एक पैराग्राफ दिया गया है और इसी पैराग्राफ के आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। कभी कभी एक पैराग्राफ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी एक पैराग्राफ पे 2 या मैक्सिमम 3 प्रश्न आए हैं, ठीक? पूछा क्या जाता है? पैराग्राफ आपको दे दिया गया, यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया गया, आपसे पूछा जाता है कि इसका निष्कर्ष क्या है। लिखा जाएगा प्रश्न में कि उपर्युक्त का जो है निष्कर्ष बताइए। 4 लाइनें दे दी गई हैं, निष्कर्ष निकालना है। यह भी पूछा जाता है कि इसका निहितार्थ क्या है, इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है। ये शब्द काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है? पूछा जाता है कि इस पैराग्राफ का निहितार्थ क्या है, या कभी कभी पूछा जाता है कि भावार्थ क्या है। ज़्यादा अंतर नहीं है, समझ लीजिए इसको। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, इसका भावार्थ क्या है। और ये जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, भविष्य कथन। ये शब्द मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, इसका इंग्लिश कुछ और होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। हिंदी में भी लगभग इसी तरह की बात होती है कि इसके आधार पर आगे क्या कहा जा सकता है। भविष्य कथन मतलब इसके आधार पे आपको गेस करना है कि आगे निम्नलिखित में से कौन सी बात कही जा सकती है, जो ऊपर इस पैराग्राफ में बातें कही गई हैं उनके आधार पे, ठीक? और कम्प्रीहेंशन के आधार पर ही 2 तरह के प्रश्न और बनते हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसी कम्प्रीहेंशन को पढ़कर जवाब देना है। हर कम्प्रीहेंशन से पहले एक डिस्क्लेमर टाइप की लाइन लिखी रहती है, जिसमें कहा जाता है कि आप जो है अपना उत्तर इस बक्से में जो मैंने लाइन खींचा है ना, इस पैराग्राफ के आधार पर ही देंगे। इससे बाहर की नॉलेज को यहाँ घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ गए आप? आपसे पूछा जाएगा कि निष्कर्ष क्या है बताइए, निहितार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, भविष्य कथन क्या है, कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं। और ये जो बातें हैं आप इसी पैराग्राफ के आधार पर बताएंगे, उत्तर देंगे। अब आते हैं असली बात पे। असली बात क्या है कि कम्प्रीहेंशन को जो आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी सावधानी आपको रखनी है, यहीं से आपका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कम्प्रीहेंशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, कुछ बातों को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ा, तो विकल्प चाहे 1 घंटे तक पढ़ते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उत्तर नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात क्या करें कि आप जल्दबाजी ना करें। सामान्य स्पीड से भी पढ़ेंगे ना, सामान्य स्पीड से, तो 1 से 2 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा कम्प्रीहेंशन आप पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी पढ़ते हैं और उसी चक्कर में हमें कई बार पढ़ना पड़ जाता है। आपने सुना होगा, कई लोग आपको सिखाएंगे कम्प्रीहेंशन के बारे में कि कम्प्रीहेंशन को कई बार पढ़ो। ये गलत स्ट्रेटजी है।
अगर आपने एक ही बार में उसका मतलब समझ लिया तो 20 बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कई बार तब पढ़ा जाता है जब पहली बार में समझ में बात नहीं आई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कई बार जैसे कहा जाता है कि कई बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, कई बार तभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ना जब समझ में नहीं आया। लेकिन इसको लोग ऐसे ले लेते हैं कि कई बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अंतर समझ पा रहे हैं आप? समझ लीजिए इसको। और वो कैसे होगा? जब आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आप आराम से पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 मिनट में, 2 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेंगे। जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो समझ में भी नहीं आएगा, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा और वहीं 1-1.5 मिनट 3-4 मिनट में बदल जाएगा। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है प्रेशर बढ़ता जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला नियम ये है कि इत्मीनान से पढ़ें, ठीक है, आराम से पढ़ें। अब आराम से मतलब ये नहीं कि अब लगे उसी में 10 मिनट लगाने। एक नॉर्मल स्पीड जो होती है ना, जैसे आप कहानी पढ़ते हैं सामान्य तौर पे, वैसे पढ़िए आगे। क्योंकि जब आप आराम से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी बात कही गई है। अभी मैं स्पेशल आपको कुछ टिप्स दूंगा। ये पूरी वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि किस तरह के कॉम्प्रिहेंशन पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन के थीम को समझने की कोशिश करें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये किससे जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी इकोनॉमिक टर्म को उसकी व्याख्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण के किसी इशू पे बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज में किसी समस्या पे बात हो रही है। अरे कॉम्प्रिहेंशन किसी न किसी मुद्दे पर ही तो होता है। अगर आपने उस थीम को पकड़ लिया तो कॉम्प्रिहेंशन को समझना, परिच्छेद को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने ये समझ लिया कि अच्छा इस डायरेक्शन में बात जा रही है, तो क्या होता है कि इसके पहले भी जो कुछ आपने पढ़ा है, जैसे पहले से कुछ नॉलेज है ना, वो चीज़ें हेल्प करती हैं कॉम्प्रिहेंशन को समझने में, ठीक। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका दिमाग इस पे चलना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते समय कि इसकी थीम क्या है, किस मुद्दे पर बात हो रही है। आगे चल के इसका फ़ायदा होगा। अभी अगली लाइन देखिए ध्यान से, शब्दों से परेशान ना हो। कई बार ऐसा होगा ना कॉम्प्रिहेंशन में, ख़ास तौर से हिंदी में, इंग्लिश में भी ऐसा होता है। कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे आपके सामने, ऐसा लगेगा कि मेरे बाप दादा परदादा किसी ने ये शब्द सुना भी नहीं था और ये अचानक से आ गया। अजीब से शब्द आ जाते हैं। ख़ास तौर से ये समस्या तब होती है जब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। अब क्या करें, बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं और यहीं पर डिसीजन ले लेते हैं कि शायद इस कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हमसे गलत हो जाएंगे, इस परिच्छेद के सवाल हमसे गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। उस शब्द पे उससे झगड़ा ना करिए। अगर कोई शब्द बिल्कुल कभी सुना ही नहीं है, ज़िंदगी में कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, तो चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए वो समझ में तो आना नहीं है। तो वहाँ पे आप रिसर्च ना करिए। उसके आसपास की चीज़ें जब आप पढ़ेंगे ना तो आप गेस कर सकते हैं कि इसका मतलब लगभग ऐसा कुछ हो सकता है। छोड़ दीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी संस्था का नाम दे दिया गया है, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया गया है, किसी सिचुएशन का नाम कुछ ऐसे दे दिया गया है, उसे समझने की ज़रूरत भी नहीं होती। जानबूझ के यूपीएससी ऐसे शब्द देती है कि जो लोग नहीं समझते कॉम्प्रिहेंशन को यहीं फंस के रह जाएं। कई बार ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको समझने की कतई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग का नाम लिख दिया अजीब सा, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया। अब आपने उस तरह का नाम, उस तरह का शब्द सुना ही नहीं है, लेकिन आसपास पढ़ेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी सिचुएशन के आधार पर ये बात आ गई, ये शब्द आ गया है। शब्दों से न लड़ें। उसके आसपास की चीज़ें पढ़ के आप समझ लीजिए कि लगभग इसका मतलब ये हो सकता है। क्योंकि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछने जा रही है कि फला शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ बताइए। ऐसा नहीं है। मैंने ऊपर बताया इसी तरह के इसी फ्रेम में क्वेश्चंस आते हैं, निष्कर्ष पूछा जाता है, सही गलत इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो शब्दों से परेशान ना हो, हड़बड़ाएं ना। अगर शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ के अगली लाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए। वहाँ समय ख़राब मत करिए, नहीं तो समय निकल जाएगा और प्रेशर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आगे अगली बात किसका ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने यहाँ पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ पढ़ने से पहले इस लाइन पर ध्यान दीजिए जो पहली लाइन शुरू होती है। इस लाइन में लिखा रहता है कि अगर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे गोला करिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। फिर देखिए कि निष्कर्ष पूछा गया है तो निष्कर्ष यहाँ गोला कर लीजिए। निहितार्थ पूछा गया है, निहितार्थ गोला कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आपको पहले से पता चल गया कि इस पैराग्राफ को चाहे जैसे भी पढ़ें हमें निष्कर्ष ही बताना है, तो आपका काम आसान हो गया।
बहुत सारे लोग डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं और फालतू का कहीं कीवर्ड लगेंगे हाईलाइट करने। अरे भाई, उसमें पूछा गया है निहितार्थ बताना है, इसका निष्कर्ष बताना है, भावार्थ बताना है। तो उसमें सिर्फ थीम अगर आपने पकड़ लिया ना, उसके आधार पे भी आप भावार्थ समझ जाएंगे, आपका समय बच जाएगा, आपकी मेहनत बच जाएगी, फालतू का दिमाग खर्च होता है वो भी बच जाएगा। इसलिए किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने से पहले देखिए कि पहली लाइन में क्या लिखा है, सही पूछा है, गलत पूछा है, निष्कर्ष पूछा है, भावार्थ पूछा है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, समझने वाली बात है, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आप इस पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, मतलब पैराग्राफ दिया गया है उसके नीचे एक प्रश्न दिया गया, इस पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है, बहुत गलत स्ट्रेटजी है। क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर आपने विकल्प पढ़ लिया तो आप भटक जाएंगे और बुरी तरह से भटक जाएंगे। फिर आप ऊपर जाएंगे विकल्प में, वहीं सारी चीज़ें खोजने लगेंगे, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक ही सही है, लेकिन आपने 3 गलत विकल्प भी पढ़ लिए। अब उन्हीं के आधार पे आप सोचेंगे, क्योंकि आपको आंसर तो पता नहीं था। मज़ेदार चीज़ समझिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये प्रश्न है 1 2 3 4। आपने पहले ही, मैंने कहा कि पहले सिर्फ प्रश्न पढ़ लीजिए, थीम पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ लोग आपको बताएंगे कि प्रश्न ही पढ़ लो। अब आपने चारों पढ़ लिया, अगर आपको उत्तर आता तो समझ जाते कि यही सही है, लेकिन उत्तर आता नहीं है। ये पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है, तो आपने 3 गलत विकल्प भी पढ़ लिए और आपको पता नहीं है कि इसमें से सही कौन सा है, और इसके आधार पे आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सोचिए आपकी क्या हालत होगी। आप बुरी तरह से मिसगाइडेड हो जाएंगे और दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, समय तो ख़राब होना ही होना है। सिर्फ इसको पढ़िए, पैराग्राफ पढ़ने से पहले ये पहली लाइन पढ़िए, पूछा गया है सही गलत निष्कर्ष क्या पूछा गया है। उसके बाद से आपका समय बचेगा, आप सीधे टू द पॉइंट फोकस्ड होकर वही चीज़ें खोजने लगेंगे जो पूछा गया है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब चलिए, अब हम उत्तर देते हैं। उत्तर कैसे देंगे, विकल्प पढ़ेंगे तभी तो। अब देखिए विकल्प में क्या है, सबसे पहले अतिवादी शब्दों को पकड़िए। अतिवादी का क्या मतलब है? अतिवादी का मतलब यह है कि इस कथन में कहीं लिखा है कि ऐसा होना अनिवार्य है, या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के शब्द, इस तरह के वाक्य अगर कहीं मिलते हैं तो मान के चलिए कि वो 99% गलत है, वो मान के चलिए। और एक और चीज़ है, मैंने आगे लिखा नहीं लेकिन बहुत शानदार चीज़ याद आ गई, इसको आप नोट करिएगा। अगर कहीं लिखा है कि इस बात की संभावना है, इस बात ऐसा भी हो सकता है, इस तरह की बातें अगर लिखी हैं तो मान के चलिए कि 99% वो सही वाक्य है। 99% मान के चलिए, लगभग 100% सही है कि लगभग इस तरह की संभावना है, इस तरह का भी हो सकता है, ऐसे शब्द हैं वो सही है। और अगर लिखा है कि ये अनिवार्य है, ऐसा हो ही सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह की बातें लिखी हैं तो वो 99% गलत है। इसको आप पहले गलत मानिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। अब देखिए विकल्प में और क्या चीज़ है, नकारात्मक शब्दों की पहचान करें, उसी में वो भी शामिल है जो मैंने बताया ना, अतिवादी, तो अतिवादी में नकारात्मक भी आ जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर ही उत्तर के बारे में सोचें। बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। पता चला कि किसी इशू पे क्वेश्चन पूछा गया, महिलाओं से संबंधित कोई इशू है, इस पे यूपीएससी ने 2015 के कॉम्प्रिहेंशन में बड़े अच्छे अच्छे विकल्प दिए थे, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित इशू है। अब आपने पढ़ लिया और कुछ ऐसे विकल्प दिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जलवायु से संबंधित इशू था, उसमें नीचे लिखा है कार्बन से संबंधित कोई बात पैराग्राफ में है, और नीचे लिखा है कि भारत को कार्बन डाइऑक्साइड कम करना चाहिए उत्सर्जन, ताकि जलवायु परिवर्तन में जो है कमी आ सके। आपको लगे कि हाँ सही बात है भाई, ये तो होना ही चाहिए। अरे सही नहीं है, अगर इसमें भारत की चर्चा नहीं है या इस तरह की कोई बात नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, हो सकता है कार्बन उत्सर्जन से वो कार्बन मार्केट की बात हो रही थी, अगर उसकी चर्चा पैराग्राफ में नहीं है या उधर इशारा नहीं किया जाता। यहाँ भी एक ट्रिक है, कई बार लोग फंस जाते हैं कि इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है तो ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। अगर उस तरफ इशारा किया गया है तो जो प्रश्न आते हैं ना भविष्य कथन टाइप के, निहितार्थ टाइप के, तो वो कथन सही हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके बारे में चर्चा हुई है, क्या इसके बारे में कोई बात की गई है, क्या इधर इशारा किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उससे बाहर कंप्रीहेंशन की लिमिट को क्रॉस ना करें। यूपीएससी पहले ही बताती है कि इन बातों का ध्यान रखें, इससे बाहर जाके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ही, इसी के आधार पर आपको हल करना है। ठीक है, कंप्रीहेंशन के आधार पे।
अब देखिए, ये जो उपाय है एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप ऊपर की बातें जो भी आपने किया है अप्लाई करके लगभग 99% क्वेश्चन सही करेंगे। क्या है ये? एलिमिनेशन मेथड। क्या है ये? अभी मैंने कहा कि अतिवादी शब्दों को पकड़िए। आप क्या करिए, कहीं पे लिखा है कि ये होना एकदम अनिवार्य है, उसको फटाक से गलत कर दीजिए। कहीं लिखा है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको भी गलत करिए। कहीं लिखा है कि ऐसी संभावना है, इसको रोक के रखिए। कहीं लिखा है कुछ अलग तरह का आंकड़ा। आप सही उत्तर खोजने से ज़्यादा अच्छा है कि गलत सेंटेंस खोजिए सबसे पहले। ये आसान है। कंप्रिहेंशन की सबसे खास बात ये होती है, अंदर की बात बताता हूँ, कि अगर आप सही विकल्प खोजने जाएंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। अगर आप गलत विकल्प खोजने जाएंगे बहुत आसानी से खोज लेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि सामने आपके वो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है, उसके आधार पे आप समझ जाएंगे कि अरे इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई, इधर तो इशारा भी नहीं किया गया, इसकी तो चर्चा नहीं हुई, ये कहाँ से कूद के आ गया। हटाइए उसको। जो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि कंप्रिहेंशन में नहीं थी उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, जो बच गया उस पर विचार करिए। और अगर वहाँ लिखा है ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है, तुरंत सही हो जाएगा। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा, बहुत आसानी से ढेर सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। आपको एलिमिनेशन पे काम करना है। जीएस में हर जगह एलिमिनेशन काम नहीं करता, लेकिन कंप्रिहेंशन में हर प्रश्न में इसकी ज़रूरत पड़ती है। हर प्रश्न में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि 4 विकल्प दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं, सबसे पहले उसको खोजिए जो गलत है। और ये खोजना बहुत आसान है क्योंकि अभी अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा है। इसके आधार पे आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो बच गया सही है। हो सकता है 2 विकल्प बच जाएं, उनमें आप तुलना करिए, देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं। उसके आधार पे आप बहुत आसानी से सही उत्तर खोज लेंगे। इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब चलिए अगला उपाय देखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को भी पढ़ें। एक बार मेरा एक कंप्रिहेंशन बहुत आसान कंप्रिहेंशन गलत हो गया था, परिच्छेद। क्यों? क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन कुछ अलग था और इंग्लिश का ट्रांसलेशन कुछ अलग था। मैंने हिंदी पढ़ा, हिंदी के आधार पे मैंने सही उत्तर चुना कि हाँ ये बिल्कुल यही हो सकता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने चुना। बाद में जब घर आके देखा कि ये तो गलत बताया जा रहा है, फिर मैंने इंग्लिश पढ़ा तो समझ में आया कि अरे ये तो गलत है, इंग्लिश कुछ और है, हिंदी कुछ और है। अब आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर प्रश्न का इंग्लिश देखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस सेंटेंस को पढ़ने में दिक्कत हो रही है हिंदी में, या कोई आपको अतिवादी लग रहा है, आपको लगता है कि इसको तुरंत काट देना चाहिए, तो तुरंत काटने से पहले एक बार देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश में इसको नॉर्मली ऐसे ही लिखा गया है और हिंदी का ट्रांसलेशन अतिवादी कर दिया गया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। बस अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते समय आप कौन सी चीज़ें ध्यान रखेंगे और किस पर प्रैक्टिस करेंगे, मैं बता रहा हूँ। शुरू में बताया था ना कि लास्ट में ट्रिक दूंगा आपको। देखिए, परिच्छेद के नाम पे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप 2 चीज़ों पर फोकस करिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके सही होंगे। क्या? अगर कंप्रिहेंशन हल करना है, परिच्छेद हल करना है, तो इकोनॉमी से संबंधित जो शब्द हैं, जो शब्द नहीं कहना चाहिए, जो परिच्छेद है उनको ज़्यादा हल करिए। उससे क्या होगा कि जो ऊट पटांग शब्द है ना, उनके साथ खेलना आ जाएगा आपको। इन शब्दों को याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना। बस जो टेढ़े मेढ़े वाक्य यूपीएससी आपको देने वाली है, इकोनॉमी में ही सबसे ज़्यादा कठिन लगता है और इन्वायरमेंट में, इनके साथ आपने प्रैक्टिस किया, इन 2 विषयों के परिच्छेद आपने सबसे ज़्यादा हल किए, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि 25 में से आधे से ज़्यादा यहीं से आते हैं। उसके बाद से 1-2 सामाजिक हो जाएंगे, कुछ साहित्य वाला हो जाएगा, कुछ पॉलिटी के हो जाएंगे, लेकिन जो कठिन होता है ना वो यही होता है। प्रैक्टिस करना है तो परिच्छेद में इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद से सिंपल है सारी चीज़ें। जो बातें मैंने बताई हैं, अगर इसके आधार पे आप परिच्छेद हल करते हैं तो मान के चलिए कि सारे के सारे प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इससे कितना लाभ लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही बताना था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।